हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं सीए संदीप दयाल और बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कल भी हमने इसके कुछ क्वेश्चंस किए थे और आज हम लोग इसके कुछ नए क्वेश्चंस की कर रहे हैं प्रैक्टिस। देखिए यहां पर मेरे पास है रिंग लिमिटेड रजिस्टर्ड विद नॉमिनल कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर ऑफ 100। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं आप। चलिए ट्रायल बैलेंस तो जो है उसमें तो अगर हम पढ़ेंगे सही। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ P&L फॉर द ईयर एंडिंग 31st मार्च एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डे आफ्टर टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब देखिए ये आपके पास जो इंफॉर्मेशन है ये कौन कौन सी है। तो बच्चों एडजस्टमेंट में क्या है, क्लोजिंग स्टॉक इज मोर देन ओपनिंग स्टॉक बाय 160। इंटरेस्टिंग, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से 160 ज्यादा है। ठीक है, पीवीडी 4% बनाना है, प्रोविजन फॉर टैक्स 30%, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में बोल रहा है कि 16,000 बिल्डिंग के हैं और 24 मशीन के। ठीक है, डायरेक्टर डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 25% एंड ट्रांसफर रिजर्व 10%, बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर। ये हमारी हम सबकी पसंदीदा कंटिजेंट लायबिलिटी बेटा है ना, बिल डिस्काउंटेड वाला। चलिए ठीक है, आगे बस आगे तो सॉल्यूशन आ गया। तो हम क्या करें, हम एक एक एडजस्टमेंट। सबसे पहले स्टॉक की बात करें, क्लोजिंग स्टॉक है 160। ठीक है, देखो बेटा अगर मैं बैलेंस शीट देख रहा हूं तो एक तो बैलेंस शीट के अंदर एक क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। एक दे रखी है एडजस्टेड परचेज 420 की और ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है। क्या ओपनिंग स्टॉक दे नहीं रखा और हम खुद ही निकाल लेंगे। देखिए ये बोल रहा है क्वेश्चन में, इसने बोला क्लोजिंग स्टॉक कितना है। सर क्लोजिंग स्टॉक है 180 और आपसे कहा गया कि ये ओपनिंग स्टॉक से 160 ज्यादा है ना। ठीक है सर, अगर ये ओपनिंग से 160 ज्यादा है इसका मतलब ओपनिंग था कितना। ओह सर ओपनिंग था 20,000। अब देखिए होता क्या है बेटा कि आपको है ना इसने एडजस्टेड परचेज दे रखी है क्वेश्चन में। हमारे फॉर्मेट में एडजस्टेड परचेज नहीं आती है अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिए जाए तो। देखिए कल भी हमने क्वेश्चन किया था उसमें एडजस्टेड परचेज था, हमने डायरेक्ट लिखा था क्योंकि वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक नहीं था। ये चीज समझो आप, इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों है। तो सर हमें क्या करना है बेटा, हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ परचेज। हमें परचेज निकालना है, तो परचेज कैसे निकालें। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपको देखिए एडजस्टेड परचेज दी हुई है। हाँ सर 420 की दी हुई बेटा, 420 की है। ओपनिंग 20,000 का है, परचेज हमें पता नहीं है, क्लोजिंग हमारा 180 का है बेटा। इसका मतलब सर जो हमारा परचेज 160 माइनस इधर रहते प्लस हो जाएगा, यानी कि हम परचेज कितना दिखाएंगे। हमारे पास कोई फॉर्मेट में कॉस्ट ऑफ परचेज आता है बेटा, ध्यान रखिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है इसीलिए। कल भी हमने क्वेश्चन किया था, वहां हमने डायरेक्ट एडजस्टेड परचेज लिया था। उसका रीजन है क्योंकि वहां हमारे पास ओपनिंग स्टॉक अवेलेबल नहीं था, है ना। तो ये तो हो गया परचेज। और एक आता है देखो हमारे पास वो चेंज इन इन्वेंट्री आता है। अब चेंज इन इन्वेंट्री पता है कैसे निकलता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग निकलता है। अब सर ओपनिंग तो 20 है, क्लोजिंग 180 है, तो सर 160 माइनस में आएगा आपके पास। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 160 माइनस का। चलिए तो चेक करें हम लोग। देखो बेटा ये हमारे दोनों आइटम यहां पे हैं। कॉस्ट ऑफ परचेज 180 और सॉरी 580 और चेंज इन इन्वेंट्री नेगेटिव का 160। ठीक है, चलिए ये भी हमारा हो गया। ये तो हमने सॉल्व किया बेटा हमारा एडजस्टमेंट नंबर 1। अच्छा इसमें फिर आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो बैलेंस शीट में भी जाएगा 180, बताने वाली बात नहीं है वैसे भी। पीबीडी बनाना है 4%। देखिए पीबीडी सर था कितना, ये रहा सर बेटा पीबीडी था आपके पास 6,000। ठीक है, डेटर कितने के हैं, 2.5 लाख के डेटर है। चलिए पीपीटी का क्या करना है मैं आपको बताता हूँ।
देखो बेटा 2.5 लाख के है ना, 250 की डेटर है और आपको 4% का प्रोविजन बनाने के लिए बोल रहा है। यानी कि हमारा न्यू प्रोविजन कितना है सर? न्यू प्रोविजन 10,000 है, ठीक है। और ऑलरेडी आपने कितना प्रोविजन बना रखा है? 6,000 का बना रखा है। यानी कि P&L से मैं जो चार्ज करूंगा डेबिट करके, P&L से जो मैं चार्ज करूंगा डेबिट करके, वो कितना होगा? वो होगा सिर्फ 4,000। और नई बैलेंस शीट में जब आप डेटा दिखाओगे तो 250 में से वहां है ना नया प्रोविजन लेस होता है, एनपीबीडी आपको याद हो तो फाइनल अकाउंट का है ना, तो 250 में से 10,000 वहां लेस होगा, डेटा आएंगे 240 के। अब ये 4,000 जो P&L में हमने डेबिट लिखा है कहाँ जाएगा? ये जाएगा अदर एक्सपेंस में। ढूंढो रे मेरे भैयाओं देवी देवताओं, लो बेटा ये 4,000 आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और बैलेंस शीट में वो डेटर भी चेक कर ले लगे हाथ। देखो ये आपका ट्रेड रिसीवेबल 2,40,000, ठीक है। ये कर दिया हमने सेकंड इन्वेस्टमेंट। थर्ड प्रोविजन फॉर टैक्स, ये तो जब वो आखिर में पता लगेगा जब बिफोर टैक्स को पूछेंगे। डेप्रिसिएशन में बोला है 16,000 बिल्डिंग का, 24,000 मशीन का, ठीक है। इसमें मैंने डेप्रिसिएशन का प्रोविजन देखा था कहीं। देखिए आपको प्रोविजन फॉर डेप दिया हुआ है कितना? 1 लाख और 1,10,000, ठीक है। और भगवान भला करे तुम्हारा, ओ ये तो इसने ट्रायल बैलेंस के अंदर डेप्रिसिएशन भी दे रखा है। हाँ सर दे रखा है, तो क्या करें बेटा? ट्रायल बैलेंस के अंदर जब आपको डेप्रिसिएशन दिया जाता है इसका क्या मतलब होता है सर? इसका ये मतलब होता है कि हम लोग हमारी एसेट्स पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें ये डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में से लेस नहीं करना है, बैलेंस शीट में से लेस नहीं करना है, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज किया जा चुका है, ठीक है। चलिए सर अब इसका करना क्या है ये मैं आपको बताता हूं। तो ये 40,000 तो आएगा आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन में आएगा। हाँ सर आएगा, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ये रहा, देखो बेटा डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन कितना आ गया? 40,000 आ गया। अब है ना एक आप बात समझो, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में फिर ऐड करते जाते हैं ना करंट ईयर का डेप्रिसिएशन, तो आप समझिए। बोले सर ये जो डेप्रिसिएशन है क्या ये इसमें ऐड करना है क्या? ये जो यहाँ प्रोविजन दे रखा है, द आंसर इज नो। बेटा समझो अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस के अंदर है इसका मतलब उसका सब कुछ काम हो चुका है, P&L में दिखाओ और मस्त रहो, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ध्यान रखें जैसे आप बैलेंस शीट में जाएंगे ना तो आपकी बिल्डिंग कितनी 580 की नजर आ रही, तो 580 में से प्रोविजन कितना लेस होगा? 1 लाख का, बिल्डिंग आएगी 480 की, ऐसे मशीन में से 110 लेस कर देंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी हाथों हाथ लगे हाथ। धड़कन क्या कहती है तेरे दिल में रहना। हाँ बेटा देखो चलो 5 लाख में से 1 गया 480, मशीन थी आपकी 2 लाख की उसमें 110 गया तो 90,000, टोटल 570 का आ जाएगा आपका टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। चलिए तो ट्रायल बैलेंस के अंदर इसलिए हमने कुछ नहीं कहा, अगर डेप्रिसिएशन बाहर होता ना एडजस्टमेंट मतलब बोलता कि लगाओ चार्ज करो, तो फिर वो जितना जितना डेप आप लगा रहे हो वो इन प्रोविजन में ऐड हो जाता है बेटा, ठीक है। अगला है आपका द डायरेक्टर डिक्लेयर अ डिविडेंड ऑफ 2500। चलिए डिविडेंड से रिलेटेड एक अच्छी सी प्यारी सी बात मैं आपको आज बताता हूँ। देखिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, अगर आपको याद आ रहा तो याद तो आ रहा है सर, याद आ रहा है ना बेटा? हाँ सर बिल्कुल याद आ रहा है। तो बेटा हमने पढ़ा था डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, और यहाँ देखिए अब इसने क्या करा है, कंपनी बोल रही है हम डिविडेंड डिक्लेयर तो करेंगे, लेकिन सर इसने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के लिए तो कुछ बोला ही नहीं। अब क्या करें सर? तो बेटा आप एक चीज समझो आपको करना क्या है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब आपको वो क्वेश्चन में सिर्फ डिविडेंड दिया हुआ है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए उस केस में? आप ये ध्यान रखिए क्योंकि ऑप्शनल है एक्चुअल में से, पर ठीक है अगर आप चाहें तो, जैसे हमने कल क्वेश्चन किया था उसमें नहीं किया, पर आज मैं आपको करके बताता हूँ ताकि आपको दोनों तरह से पता रहे। नहीं करना है तो फिर कुछ नहीं करना, और करना है तो कैसे करते हैं बेटा। अगर आप यहाँ पर इस पे आपका
जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, अगर आप वो कैलकुलेट करना चाहें बिल्कुल वो कैलकुलेट किया जा सकता है, और फिर उसकी वर्किंग में आपको बताऊंगा कि उसकी वर्किंग किस तरीके से की जाएगी। ठीक है, चलिए तो मैं आपको बताता हूँ। अब 25% का डिविडेंड ये बोल रहा है, हाँ सर 25% का बोल रहा है, तो सर ये जब 25% का बोल रहा है तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो आप देखो आपकी पेड अप कैपिटल कितनी है बेटा। ठीक है, 4 लाख की है और 25% का डिविडेंड है। हाँ सर बिल्कुल है। चलिए तो अब मैं आपको बताता हूं। देखिए सर ये आपका 4 लाख की कैपिटल है सर, 25% का इसमें डिविडेंड है, तो डिविडेंड कितना हो गया सर? डिविडेंड हो गया हमारा 1 लाख रुपीज का। अब देखो ये तो नेट डिविडेंड होता है, मैंने कल कहा था, क्योंकि इस पे जितना टैक्स बनेगा वो तो आपको पे करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सर हमको पे करना है, हम पे कर देंगे। इसको देखो ग्रॉस कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। डिविडेंड मल्टीप्लाई बाय, आपने डिविडेंड दिया किस रेट से दिया? 25%, और टैक्स का रेट हम लोग बेसिक मान के चलते हैं 15%, तो 15 अपॉन 100 माइनस 15 करेंगे तो कितना आएगा सर? 85 आ जाएगा। चलिए तो सॉल्व करें हम इसको। हाँ सर चलिए सॉल्व कर लेते हैं। चलो बच्चों, तो ये आ रहा है 17647। ठीक है, 17647, तो सर ये कितना हो गया? ये हो गया 117,647। तो देखो मैंने कल आपको बताया था इस पे क्या लगेगा फिर आपका जो भी हम लोगों को टैक्स बैठता है उस पर 12% का तो क्या लगता है सर? उस पर 12% का तो लगता है हमारा सरचार्ज, है ना। लेकिन ध्यान रखिए सरचार्ज तो मैं आपको बताता हूँ, सरचार्ज सिर्फ इस अमाउंट पे लगेगा, ये ध्यान रखिए, है ना। उल्टा पुल्टा काम मत कर देना भैया। सरचार्ज हो गया 2117.6 है, तो मैं राउंड फिगर में इसको 8 कर देता हूँ, और फिर इन दोनों के टोटल पे तो एक, चलिए मैं एक काम कर रहा हूँ 1 लाख को भी हटाता हूँ ना, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। 21176। ठीक है, तो मैंने अभी 1 लाख हटा दिया यहाँ से। ये आ रहा है 19,763। 17,647, 17,647 का पहले तो निकाला हमने 12%। 211, अच्छा 211, ओके ओके फाइन, 211 7.6 है, तो उसको हम 8 कर देते हैं ना, ये 8। ठीक है बेटा, अब लगाते हैं टोटल 17,647 प्लस 211 8, 19,765। फिर इसका वो 3% हमारा ईसी है, तो 593 का वो ईसी आ रहा है बेटा ना। एजुकेशन सेस जो होता है 3% वो लगता है इस पे 765, 593 20358। ये क्या है बेटा? ये है हमारा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ठीक है, 20358। अब आप एक चीज समझिएगा, इसमें डिविडेंड तो कितना है 1 लाख, और उसका टैक्स कितना है 20,300। अच्छा सर इनका करना क्या? देखो मैं आपको बताता हूँ, आपका जब रिजर्व एंड सरप्लस वाला नोट अपन बनाएंगे ना, तो वहां से जो हमारा प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से हम एक तो 1 लाख लेस करेंगे और ये टैक्स लेस करेंगे, दोनों वहां से लेस कर देंगे। इन दोनों को कहां दिखाएंगे? अदर करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। ठीक है बेटा, ये ट्रीटमेंट इसका होगा। चलिए तो आपको मैं दर्शन करा दूं इसके। देखिए बेटा, ये आपका नोट नंबर 2। देखिए प्रॉफिट यहां तक आ जाएगा, और फिर आपका एक तो डिविडेंड है 1 लाख, और डीडीटी है 20,358 जो हमने अभी निकाला था। ठीक है, यहां से लेस और अदर करंट लायबिलिटी देखो दोनों पाए जाएंगे आपके वहां पे। ये रहा सर 1 लाख और एक इसका टैक्स। ठीक है बेटा, तो ये दोनों आइटम हमें वहां पे मिलते हैं। चलो फिर बढ़े हम लोग आगे अगले एडजस्टमेंट की तरफ। तो ये भी हमारा हो गया। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%, तो देखेंगे करंट ईयर में जितना कमाएंगे उसका 10% जीआर में ले जाएंगे। बिल डिस्काउंटेड नॉट इट टू मैच्योर, क्योंकि ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है, जहां मेरी बैलेंस शीट खत्म होगी वहां फुट नोट लगा के दिखाऊंगा मैं 20,000 कि बिल डिस्काउंटेड नॉट येट। ये रहा देखो
देयर इज अ कंटिजेंट लायबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड बट नॉट येट मैच्योर 20,000, ठीक है। चलिए अब हमने क्या करा, हमने हमारी आदत के मुताबिक एडजस्टमेंट कर लिए। अब हम एक एक आइटम को पहुंचाते जाते हैं जहां इनको पहुंचाना है। चलो बेटा देखो, बिल्डिंग और मशीन का नोट मैंने आपको दिखा दिया था, है ना, इसमें से प्रोविजन फॉर डेप हमने लेस करके दिखाया। क्लोजिंग स्टॉक जो है वो आपके पास जो करंट एसेट्स है उसमें जाएगा बेटा, कितने का जाएगा, 180 का। लूज टूल भी उसी के साथ जाएगा, ध्यान रखिए दोनों इन्वेंट्री के पार्ट होते हैं। तो 226 की इन्वेंट्री आ रही है हमारी, देखो बेटा ये आपकी 226 की आ रही है इन्वेंट्री, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, उसके बाद देखो बेटा परचेज हम लोग कर चुके, सैलरी जाएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डायरेक्टर फीस अदर एक्सपेंस, रेंट अदर एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन ये डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन जाएगा बेटा। मैं हेडिंग बताता जा रहा हूं, आप चाहें तो क्वेश्चन को करके उसको चेक कर सकते हैं, वरना मैं चेक करा दूंगा। बैड डेब्ट अदर एक्सपेंस में जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो हम लोग उसको नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मान के बैलेंस शीट के एसेट्स में शो कर सकते हैं। 240 का इन्वेस्टमेंट हम लिख देंगे नीचे, क्योंकि लिखा हुआ नहीं, तब हमने एज्यूम करा है। देखिए आपका इन्होंने भी एक्चुअल में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ही माना है, कितना 2,40,000, ठीक है। चलिए फिर और आगे बढ़े इन्वेस्टमेंट में। इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट एक्रूड है बेटा ऑन इन्वेस्टमेंट, इसका मतलब पता ही क्या है सर, ये है हमारा एक्रूड इंटरेस्ट। सर ये तो एडजस्टमेंट बन गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ये चारों के चारों एडजस्टमेंट है, ध्यान रखिए। अब क्योंकि ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है 4,000 ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है, सर कहाँ जाएगा, क्या P&L में जाएगा, नहीं ये बैलेंस शीट में आएगा बेटा, करंट एसेट्स में, है ना। 4,000 चेक करेंगे, बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में आएगा। देखो बेटा ये आपका अदर करंट एसेट्स में इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट 4,000 रुपीज, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, फिर इधर का लीन चाहिए। डिवेंचर इंटरेस्ट है, पेड किया है, फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा बेटा 56,000। एडवांस टैक्स पे किया है, ओ प्रीपेड एक्सपेंस है भाई, ये तो एक तरह का अभी अभी जो हेडिंग देखा वहीं जाएगा आपका, वो करंट एसेट्स वाला, है ना। एडवांस टैक्स आपने पे किया ना बेटा, लीजिए सर आपका ये एडवांस टैक्स 1,20,000, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़े। एक्सपेंस ये आपके अदर एक्सपेंस में जाएंगे। डेटर हम बात कर चुके हैं। बैंक कैश इन कैश इक्विवेलेंट में जाएगा। सेल्स रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाएंगे सबसे पहले। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी एडजस्टमेंट है, ये अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा क्योंकि ये मुझे ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है बेटा। P&L मत ले लेना इसको, दर्शन करा दूं उसकी भी, अदर करंट लायबिलिटी में पड़ा हुआ कहीं ना कहीं 4,000 का। ये रहा देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 4,000, ठीक है। फिर आ जाए हम लोग आगे। चलिए फिर उसके बाद है आपका पीबीडी 6 तो आएगा नहीं, वो 10 हम लेस करेंगे डेटर में से, तो 250 में 10 लेस किया तो हमारा डेटर 240 आ रहा था। शेयर कैपिटल ये ऑथोराइज भी है, ये इशूड भी है, सब ये 4 लाख, तो शेयर कैपिटल के नोट में दिखा देंगे। देखो बेटा जनरल रिजर्व में ऑलरेडी 80,000, तो जनरल रिजर्व का आप ट्रीटमेंट ध्यान रखना कि जनरल रिजर्व में आप क्या करेंगे, 80,000 तो है ओपनिंग बैलेंस प्लस अभी है ना करंट ईयर में, क्योंकि हमको 10% ट्रांसफर करना है, तो करंट ईयर में हमने जितना प्रॉफिट कमाया होगा उसका जो 10% है वो हम कहाँ ले जाएंगे सर, वो हम ले जाएंगे जनरल रिजर्व के अंदर, ठीक है। तो वहां रिजर्व एंड सरप्लस के नोट में इसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले पॉइंट की तरफ। P&L ये P&L का ओपनिंग बैलेंस है भाई, तो ये भी रिजर्व एंड सरप्लस जो नोट नंबर 2 है उसी का पार्ट बनेगा, ठीक है बेटा। चलिए फिर हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट अगला ये हो गया क्रेडिटर। क्रेडिटर आपका जो आपके ट्रेड पेबल है ना, ट्रेड पेबल के अंदर जाएगा 1,84,000 का ट्रेड पेबल आ जाएगा, ठीक है। प्रोविजन हम कर चुके। 14% डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में आपका जाएगा, है ना। नॉन करंट लायबिलिटी में जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नाम से 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आपने पे करा है बेटा, ये जाएगा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, ठीक है।
एक मिनट, वो पे तो हमने पहले किया था। ओ एक मिनट, इसको पूरा पढ़ेंगे ना, क्योंकि मेरे को लगा उसके नीचे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक्रूड बट नॉट ड्यू। एक्रूड है बट आपने पे नहीं कराया था, क्योंकि ड्यू नहीं होता, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो भैया तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये तो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो ये ट्रायल बैलेंस के अंदर है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, तो ये कहाँ जाएगा सर? ये जाएगा हमारा अदर करंट लायबिलिटीज में। देखो बेटा, ये रहा 28,000। ठीक है बेटा, यहाँ आएगा। ये हमने बचपन में सीखी ना 11th क्लास में चीजें, कि चारों एडजस्टमेंट अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर आ जाते हैं तो इन्हें सिर्फ बैलेंस शीट में लिखा जाता है, P&L में नहीं डाला जाता। ठीक है, फिर आप देखिए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सर ये अदर इनकम में आएगा 24,000। अनक्लेम्ड डिविडेंड ये आपका अदर करंट लायबिलिटी में आएगा 10,000। ठीक है, बस एक ही जगह आएगा। तो मैंने सब कुछ आपको पढ़ के बता दिया। अब देखिए सबसे पहले तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, किसको? इनकम स्टेटमेंट को। इनकम स्टेटमेंट का नोट नंबर सिर्फ 8 हमको देखना है, बाकी सारी चीजें हैं। शायद अदर एक्सपेंस का होगा अभी। देखो बेटा, ये अदर एक्सपेंस में वो सारी चीजें जिसकी बात मैं आपसे कर रहा था, रेंट, डायरेक्टर फीस, बेड डेब्ट, और ये 124 इसके लेंगे। हम आएंगे पहले हमारे P&L के अंदर। सेल्स आपकी आएगी, अदर इनकम में देखो बेटा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये तो हो गया हमारा टोटल रेवेन्यू। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जो आपने सैलरी वगैरह दी है वो है। फाइनेंस कॉस्ट 56 इंटरेस्ट है, और नोट नंबर 8 हमने अभी भी बनाया। अब देखिए टोटल एक्सपेंस आएगा, रेवेन्यू में से एक्सपेंस लेस करेंगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। 30% का टैक्स बनाना है, तो यहां से लेस करके दिखा उसको शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। देखो ये रहा टोटल एक्सपेंसेस 764, रेवेन्यू में से माइनस किया, कितना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 3,04,000। 30% का टैक्स बनाएंगे 91,200, यहां माइनस किया, ये मेरा प्रॉफिट है ना। लेकिन ये जो 91,200 है ये जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन में। अब देखिए जितना आपने कमाया, हालांकि हमारे P&L का ओपनिंग बैलेंस है, सॉरी करंट ईयर का प्रॉफिट है, ओपनिंग बैलेंस में इसको ऐड करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? इसमें से 10% है ना, आपको वहां डालना है जनरल रिजर्व में से, तो इसमें से माइनस करके और जनरल रिजर्व में ऐड करेंगे। चलो मैं आपको प्रेजेंटेशन बताता हूँ, अभी आपको समझ में आएगी बात। देखो P&L का ओपनिंग बैलेंस ये साल में कमाया ये, ठीक है सर। अब इसका 10% लेना, बच्चे क्या गलती करते हैं, इसका 262,800 का 10% लेंगे, वो गलत हो जाएगा। लेना किसका है? 2,12,800 का 10% लेना है, 21,280। तो 21,280 हमने माइनस करा यहाँ पे। ठीक है, ये डिविडेंड का हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देखो इसमें से ये तीनों आइटम लेस करेंगे तो ये तो बचा P&L का बैलेंस। आप जनरल ईयर का आपका देखो जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें इसको ऐड करना। ये देखो 80 का था ना बेटा, 21 to 80 ऐड करा, 1,01,280 ये हमारे पास आया। ठीक है, ये हमारा जनरल। अब आप नोट चाहो तो सारे देख लो, वैसे ऑलमोस्ट आपका क्वेश्चन खत्म है। ऑथोराइज कैपिटल देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमारे पास थी, पर हमारी जो शेयर कैपिटल है काम की वो कितनी जाएगी? 4 लाख की जाएगी। ठीक है, मेन तो क्या होता है जो रिजर्व सरप्लस है ना, ये आपके काम आता है। एक देखो आपका अनक्लेम्ड डिविडेंड, हाँ सर ये 10,000 का, देन ये भी कंप्लीट हो गया। फिर देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में टैक्स पड़ा, जो टैक्स आपने वहां से काटा था। तो सारी चीजें वैसे मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ये कुछ भी नहीं बचा इसमें से। तो अब आप आओ तो अपनी बैलेंस शीट को देख लो। ये देखो बेटा, कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरिंग में डिवेंचर है ना, बाकी ये सारे आइटम आपके, ये लायबिलिटी होगी। एसेट्स भी अब आपका मैच हो जाएगा। ठीक है, ये आपका देखिए एसेट्स, ये कंप्लीट एसेट्स आपका मैच हो जाएगा। चलिए तो बच्चों कल भी देखिए मैंने आपको इसके कुछ क्वेश्चंस कराए, आज भी मैंने आपको इसके क्वेश्चन कराए। तो ये एक क्वेश्चन इस तरह के, हालांकि देखिए अगर बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का आएगा जो कल की क्लास में और आज की क्लास में है। छोटे क्वेश्चन में हो सकता है आपका मैनेजर रेम्युनरेशन टाइप का आपको दे दे, है ना, वो क्वेश्चन भी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे। अब यहाँ पर कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपके साथ जो है वो और डिस्कस करना चाहूंगा, अच्छे क्वेश्चन है वो। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है क्योंकि हमारे पास चलिए तो इसको करने के पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ पहले डिस्कस कर लूं, है ना। देखिए हम बात कर रहे हैं कि देखिए क्या होता है बेटा, जब किसी कंपनी के पास इनएडिक्वेट प्रॉफिट है ना, यानी कि प्रॉफिट है तो सही पर कम प्रॉफिट है,
इतनी प्रॉफिट नहीं है कि डिविडेंड जितना आप चाहते हैं उतना बांट सके, है ना, या कंपनी के पास लॉस ही है, तो क्या ऐसी कंडीशन में कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है क्या? तो बड़ा आंसर आएगा यस, हाँ सर, बिल्कुल ऐसी जो कंपनी है सर वो बिल्कुल डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन उसे कंपनी एक्ट के कुछ जो प्रोविजंस हैं उन प्रोविजंस का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ लिमिटेशंस हैं उन लिमिटेशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने उनका ध्यान रखा तो उन लिमिटेशंस के अंदर आप जितना चाहें फिर उस हिसाब से आप डिविडेंड बांट सकते हैं। तो लिमिटेशंस क्या है देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो जब भी इस तरह का केस होगा सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई हमारा जो डिविडेंड इस साल हम लोग देना चाहते हैं, है ना, डिविडेंड रेट should not exceed the average dividend rate of last 3 year. Average dividend rate of last 3 year. जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी पिछले 3 साल से एवरेज 20% का डिविडेंड देती है ना, और चौथे साल में थोड़ा लॉस है या इनसफिशिएंट प्रॉफिट है, तो मैक्सिमम आप 20% डिविडेंड या उससे कम दे सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए पहला तो ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होता है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन कि भाई देखो आपके पास नहीं है तो आप कहाँ से दोगे? आपके देखो जो पुराने फ्री रिजर्व है ना, जैसे रेवेन्यू रिजर्व वगैरह हैं, जनरल रिजर्व हैं, उसमें से आप दे सकते हो, तो भी कितना दोगे? तो ध्यान रखिए आप जो मैक्सिमम अमाउंट वहां से यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम जो अमाउंट वहीं से आप यूज कर सकते हैं, जो विड्रॉल कर सकते हैं, वो होगा 10% ऑफ। किसका 10%? 10% ऑफ पेड अप कैपिटल। कैपिटल का मतलब दोनों ने बताया ना, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। तो आप अपनी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व से का जो 10% है उससे ज्यादा विड्रॉल आप नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन होती है। देन थर्ड कंडीशन, दैट बैलेंस ऑफ फ्री रिजर्व आफ्टर विड्रॉल ऑफ ड्रॉइंग्स। आफ्टर विड्रॉल ऑफ ड्रॉइंग्स, तो भाई वो जो ड्रॉइंग आफ्टर विड्रॉल ऑफ डिविडेंड, वो जो डिविडेंड के लिए आपने पैसा निकाला उसके बाद भी फ्री रिजर्व में कितना पैसा बचना चाहिए, उसमें के बाद भी फ्री रिजर्व में जो पैसा बचना चाहिए वो एटलीस्ट कितना हो, 15% ऑफ पेड अप कैपिटल तो होना ही चाहिए। कितना? 15% ऑफ पेड अप कैपिटल से कम नहीं हो सकता, उसके बराबर हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता। तो आपके जो फ्री रिजर्व है वो पेड अप कैपिटल का एटलीस्ट कितना होना चाहिए सर? वो एटलीस्ट हमारे पास 15% जो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो 15%। तो अब हमें सर डिविडेंड कितना हम दे सकते हैं? तो बेटा आप ध्यान रखिए, आप जो डिविडेंड दे सकते हैं वो इन तीनों में से लिमिटेशन आप चेक करेंगे तो जो भी कम होगा, जो मिनिमम अमाउंट होगा, वो मिनिमम अमाउंट आप अपने शेयर होल्डर को दे सकते हैं, खुशी खुशी आप दे सकते हैं, उसमें कहीं कोई भी दिक्कत आपकी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन में आगे की तरफ। देखिए क्वेश्चन को रीड कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। अब इसमें देखो आप है ना फर्स्ट लाइन को ही अंडरलाइन मार्क कर लो, फर्स्ट लाइन को ही अंडरलाइन मार्क कर लो। क्या लिखा हुआ है देखिए मेरे पास सर ये लिखा हुआ है, ड्यू टू inadequacy of the profit during the year ending 31st March 12, XYZ Limited proposed to declare 10% dividend out of general reserve। तो आपकी कंपनी चाहती है कि भाई जनरल रिजर्व से 10% डिविडेंड दे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टन द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर फ्रॉम जनरल रिजर्व अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट रूल 2014। प्रेफरेंस शेयर कितनी है? 1750। इक्विटी शेयर कितना है? 80 लाख। जनरल रिजर्व का ओपनिंग बैलेंस, कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व फ्री होता है क्या? नहीं होता बेटा। कैपिटल रिजर्व से डिविडेंड नहीं बांट सकते, रिवैल्यूएशन रिजर्व से नहीं बांट सकते, तो ये दोनों रिजर्व तो मेरे काम के ही नहीं है। ठीक है, नेट प्रॉफिट है जो करंट ईयर का कितना है? 3 लाख है। एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड जो है लास्ट 5 ईयर का कितना है सर? वो है 12%। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ कैसे करना है इसको। तो एक एक कंडीशन चेक करें। सबसे पहले तो ये कि क्या पिछले 3 साल की जो डिविडेंड रेट है उससे ऊपर तो आप डिविडेंड नहीं देना चाहते हो, चेक करो बेटा। तो देखो क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि आप 10% देना चाहते हो, जबकि पिछले 3 साल से आप 12% डिविडेंड दे रहे हो ना, तो कंडीशन नंबर तो हमारी फुलफिल है। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिविडेंड के लिए हमें पैसा चाहिए कितना जो शॉर्ट हो रहा है। तो कितना डिविडेंड आप देना चाहते हैं सर? हम डिविडेंड देना चाहते हैं 10% ऑफ और कैपिटल। सर ये इक्विटी प्रेफरेंस है, सर ये इक्विटी है, प्रेफरेंस का तो पहले ही फिक्स होता है ना। देखिए
80 लाख की कैपिटल है, 80 लाख का 10%, यानी कि आप कितना डिविडेंड देना चाहते हैं? आप 8 लाख का डिविडेंड देना चाहते हैं। करंट ईयर में देखो आपके पास जो प्रॉफिट आपने कमाया वो कितना है? सर करंट ईयर का प्रॉफिट रहेगा मेरे को 3 लाख। एक बेटा पहले प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड भी लेस कर दो ना इसमें, तभी तो पता पड़ेगा। हाँ सर, तो प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना बैठता है? सर ये 9% है, 17,50,000, 17,50,000 का 9%, ये आ रहा है 1,57,500। कितना आ रहा है? देखो 1,57,500 अगर आप इसमें यूज करोगे 3 लाख में से, आपके पास बचा कितना? तो आपके पास देखिए जो प्रॉफिट अवेलेबल है, जो प्रॉफिट अवेलेबल है वो तो है 142,500, और आपको पैसे चाहिए कितने? सर 8 लाख रुपए चाहिए डिविडेंड देने के लिए। 657,500 ये अमाउंट है जो आप अपने जनरल रिजर्व में से निकालना चाहते हो। ठीक है सर, निकालना चाहते हो, बड़ी अच्छी बात है, ट्राई करके देख लो निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो। अच्छा, तो पहली कंडीशन तो आप ये देखो, कंडीशन हमने बोल दी, कंडीशन नंबर 1 कि आपका जो डिविडेंड है वो पिछले 3 साल की जो एवरेज रेट है उससे कम होना चाहिए। बिल्कुल कम है सर, पहले तो हम 12% देते थे, इस साल हमने 10% ही दिया। ठीक है। नंबर 2, मैक्सिमम अमाउंट जो विड्रॉल कर सकते हैं वो हमारी पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व। देखिए पेड अप कैपिटल में बात करूं तो दोनों जोड़ लो बेटा। 97 लाख है भाई। हाँ सर बिल्कुल 97 लाख है, तो सर 97,50,000 ठीक है, इसका 10%, 97,50,000। और सर जनरल रिजर्व कितना है? क्योंकि एक ही है फ्री रिजर्व, तो मेरे ख्याल से 25 लाख दिखा था मैंने। 25 लाख, 25 लाख। तो आप जो अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं वो 1,22,50,000। इसका कितना कर सकते हैं सर? इसका 10% आप विड्रॉल कर सकते हैं। इसका 10% कितना हो जाएगा? 1 करोड़, तो ये हो जाएगा 12 लाख और 25,000, 12,25,000 रुपए है जो आप क्या कर सकते हो? आप सर विड्रॉल कर सकते हो। ठीक है सर। फिर नंबर 3 कि भाई विड्रॉल अगर हम कर भी लेंगे तो विड्रॉल करने के बाद हमारे पास जो पैसा बचेगा वो हमारी पेड अप कैपिटल के 15% से कम नहीं होना चाहिए। डेविड आपका जनरल रिजर्व था कितना? सर हमारा जनरल रिजर्व था शायद कितने का? 25 लाख का। हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, हम कितना विड्रॉल करना चाहते हैं? सर हम विड्रॉल करना चाहते हैं, यही कम पड़ रहा है ना बेटा, 6,57,500। तो हमें जो डिविडेंड के लिए अमाउंट चाहिए वो चाहिए 6,57,000। तो 2.5 लाख में से 6,57,000 कितना बच रहा है? सर ये मेरे पास बच रहा है 18,43,000 बच रहा है। अच्छा 6,57,500 है मेरे ख्याल से। 6,57,500 तो कितना आ जाएगा? 18,42,500 आ जाएगा। ये अमाउंट बच रहा है आपके पास जनरल में से। आपने जो पैसा है वो इतना निकाल लिया। ये रिजर्व आपका क्या ये पेड अप कैपिटल के 15% से कम तो नहीं है? सर पेड अप कैपिटल कितनी थी? पेड अप कैपिटल थी 97,50,000। 97,50,000 का 15%, सर 97,50,000 में निकाला तो आ रहा है 14,62,500। कम से कम इतना रिजर्व तो होना ही चाहिए। हमारे पास तो ज्यादा ही ना भाई, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा ही। बिल्कुल सर इससे ज्यादा है। तो बच्चों आप क्योंकि आप तीनों लिमिट आप देखें, फर्स्ट लिमिट ये पास कर लिया आपने, सेकंड लिमिट 12,25 तक पैसे निकाल सकते हो, थर्ड लिमिट इतना रिजर्व में होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए 14,62,500। ऑलरेडी विड्रॉल करने के बाद भी इतना पैसा हमारा बचेगा। व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये है सर कि हमारी जो कंपनी है सर, इट इज एलिजिबल टू प्रोवाइड डिविडेंड एट द रेट ऑफ 10% टू द शेयर होल्डर
कहीं चिंता करने की, परेशान होने की बात नहीं है। आपकी कंपनी बिल्कुल ये डिविडेंड जो है, ये डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को आप दे सकते हैं। चलिए ठीक है। अब इसके बाद क्या करें सर? इसके बाद कुछ क्वेश्चन को अभी आज की क्लास में और डिस्कस करने हैं, तो वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए बच्चों, ये हमारा पहला क्वेश्चन। चलिए बच्चों, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमारे पास है। इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट 11-12 अल्फा लिमिटेड हैज मेंशन in notes to accounts that during the financial year 24 on equity share of 10 each were issued as fully paid bonus share. ठीक है। However, the source from which this bonus share issued has not been disclosed is such non-disclosure. It is a violation of the Schedule 3 of the Company Act. चलिए, कंपनी ने दिखाया कि कंपनी ने बोनस शेयर इशू करे हैं, क्या कंपनी ने, लेकिन कंपनी ने ये नहीं दिखाया कि इनका सोर्स क्या था, यानी कि एसपीआर से इशू करे, पीएनएल से इशू करे, हमने कहाँ से इशू करे। तो बच्चों ध्यान रखें, हमारा जो स्किल 3 है उसकी जो रूलिंग है वो ये बोलती है कि आपने लास्ट 5 ईयर में जो भी बोनस शेयर वगैरह इशू करे हैं वो दिखाएं। कहाँ से इशू करे हैं ये हमें दिखाना नहीं है, वहां पर सिर्फ दिखाना है इशू करे हैं। ठीक है। तो आपने क्योंकि सोर्स नहीं बताया, सर क्या ये वॉयलेशन है? नहीं बेटा, ये किसी तरह का कोई वॉयलेशन नहीं है। ठीक है। चलो जी, तो आप इसमें पढ़, मैंने आपको बिल्कुल आंसर जो है नेट टू नेट आंसर आपको बता दिया है ना, आप पढ़ेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा। इसी तरीके से है, द मैनेजमेंट ऑफ द लॉयल लिमिटेड कंटेन दैट वर्क इन प्रोग्रेस इज नॉट वैल्यूड सिंस इट इज डिफिकल्ट टू असर्टेन द सेम इन द व्यू ऑफ द मल्टीपल प्रोसेस इन्वॉल्व। तो मैनेजमेंट का मानना है कि हम WIP का वैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हैं, कि बहुत सारे प्रोसेस हमारे पास हैं, एंड दे ओपन दैट द वैल्यू ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस वुड बी मोर और लेस सेम। उनका ये मानना है कि सर जितना ओपनिंग WIP था, क्लोजिंग बोले उसके आसपास ही बढ़ेगा, कोई ऐसा कोई चेंज है नहीं। According to the management, had not separately disclosed work in progress in the financial statement. Comment in line with Schedule 3. देखिए इसमें क्या होता है, आप ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रेडिंग इसमें पीएनएल में दिखा देगा, चेंज इन इन्वेंट्री दिखाते हो। ठीक है। अब देखो मैनेजमेंट कैसे मानना है कि यार ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री सेम ही रहेगी। जब ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों आपकी सेम ही रहेगी तो चेंज इन इन्वेंट्री क्या है, या तो नियर टू नील की बात में आएगा, तो कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट अमाउंट नहीं है। तो ठीक है, मैनेजमेंट ने यहाँ जो काम किया है वो सही है। ठीक है, इसमें इनका कोई भी आप डिफॉल्ट नहीं कर सकते। इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, Schedule 3 of the Company Act does not require that the amount of WIP at the beginning and at the end of the accounting period to be disclosed. ये बोला ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिखाते हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, है ना, तो P&L में नहीं दिखाते। Only change in inventory of WIP need to be disclosed in the statement of P&L. Non-disclosure of such change in the statement of P&L, यानी कि जब आप ये नहीं दिखा रहे हो इस तरह का चेंज, कंपनी में नॉट अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ Schedule 3। इसका मतलब ये नहीं कि हमने Schedule 3 का वायलेशन कर दिया। ठीक है बेटा। सो द डिफरेंस बिटवीन द ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक आर नॉट मटेरियल। तो कंपनी ने नहीं दिखाया, कोई इशू नहीं है ना, सही किया कंपनी ने। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, F Limited has a following item under the head reserve and surplus in the balance sheet of 31st March 11, SPR 80, capital reserve 60, general reserve 90। कितना हो गया? 230 की तो है प्रॉफिट। ठीक है। द कंपनी हैज एन एक्यूमुलेटेड लॉस 250 लाख ऑन द सेम डे। 230 लाख के लॉस भी उसी दिन पे। इट हैज डिस्क्लोज्ड अंडर द हेड स्टेटमेंट ऑफ P&L एज एन एसेट इन द बैलेंस शीट। उन्होंने क्या करा, बैलेंस शीट में दिखा दिया एज एन एसेट्स। अब भैया ऐसे हम लोग पार्टनरशिप में दिखाते हैं, चलता है। कमेंट ऑन द एक्यूरेसी ऑफ द ट्रीटमेंट इन लाइन विद द कंप्लीट। देखिए कंप्लीट में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आपको लॉस भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, हेडिंग आपका वही रहेगा रिजर्व एंड सरप्लस। तो वहां आप दिखेंगे अलग अलग डिफरेंट हेडिंग के प्रॉफिट, तो वहीं से 230। इसमें से आप क्या करेंगे, इसमें से आपको एक छोटा सा काम करना है, यहां माइनस करना है कि भाई 250 का हमारा P&L का डेबिट बैलेंस है, तो आप अपना जो रिजर्व सरप्लस दिखाएंगे ना वो -20 करके दिखाएंगे। दैट विल बी करेक्टेड ट्रीटमेंट। तो हमें -20 करके इसको दिखाना चाहिए था। चलिए, ये भी यही बोल रहे हैं, पार्ट 1 ऑफ द Schedule 3, द डेबिट बैलेंस of the P&L after allocation and operation should be shown as a negative figure under the head surplus. Similarly, the balance of reserve surplus after adjusting negative balance of surplus should be shown under the head reserve and surplus even if the result figure is negative. In this case, debit balance of P&L कितना है 250 लाख,
exceed the total of all the reserve of 230 lakh. Therefore, the balance of reserve and surplus after adjusting the debit balance of the P&L is negative by 20 lakh. ठीक है, which should be disclosed on the face of the balance sheet. Thus, the treatment done by the company is incorrect. तो कंपनी ने जो ट्रीटमेंट किया है वो गलत है. कंपनी को अपना नेगेटिव बैलेंस शो करना चाहिए था. कितना? 20 लाख रुपीस का. चलिए ठीक है. तो बच्चों ये हम लोगों ने आज के यहाँ तक के जो क्वेश्चंस हमको डिस्कस करने थे ये हमने डिस्कस कर लिए. तो प्लीज इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ के जाएं. तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ. दिस इज CA संदीप दयाल. बाय बाय.